हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा एस्टेट की साइकोलॉजी को कैसे तैयार करें, ये है हमारा टॉपिक। तो आपको जो है, क्योंकि अभी जल्द ही आपका एग्जाम होने वाला है या आने वाला है, उसके बारे में कोई ना कोई नोटिफिकेशन। तो हमारा जो एस्टेट के अंदर जो अगर कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो उसके अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, कुछ लोग सीडीपी बोलते हैं, तो जो भी आप कहना चाहे कह सकते हो। तो उसके जो है उसकी वेटेज ज्यादा है एग्जाम में। तो उसको आप कैसे तैयार करें गाइस? आज जो है मेरी तरफ से कुछ एक एनालिसिस है कि अगर आप उस तरीके से उसको तैयार करते हो, उस समझ से उसको तैयार करते हो, तो आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे से निकल जाएंगे। यानी आप जो है इतना कैलिबर ले लेंगे अपने अंदर कि आप जो है 30 में से 27 28 जो है क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो गाइज, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मतलब ऐसा क्या मैं बताने वाली हूँ? तो एक एक्चुअल में क्या था कि जो टीजीटी का अभी पेपर चल रहा था, चंडीगढ़ पीआरटी का जो पेपर की तैयारी हम कर रहे थे, तो उसके अंदर मैंने जो है टीचिंग एप्टीट्यूड करवाया। तो एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि मैडम, वैसे तो मुझे थ्योरेटिकल चीजें तो पहले भी पता थी, यानी सिद्धांत वगैरह ये सब मुझे सब पता था, लेकिन मेरे से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते थे। अब जो है मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गई हूँ जब से मैंने आपके वीडियो देखे। तो गाइस, मुझे लगा कि ये सभी औरों का भी मुद्दा हो सकता है। जब एक स्टूडेंट का है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो औरों की भी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेती हूँ। तो आई होप कि मेरे जो कंसेप्ट है, जो मैं बताने जा रही हूँ, उससे आपको कोई हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जिसको हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड साइकोलॉजी जो हम कह रहे हैं, वो जो है हमारे एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन से टॉपिक आते हैं, टॉपिक हमसे जो है कौन कौन से पूछता है एग्जामिनर, और जो है क्यों। यानी हमें इस बात का खुद पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आते हैं और वो हमसे एग्जामिनर पूछता क्यों है। अगर हमें ये नॉलेज है, वाहे का आंसर हमारे पास है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे अपने आप जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। तो नॉर्मली इसको समझते हैं गाइस, जो आपका स्टेट का जो एग्जाम होता है वो जो है 3 लेवल पे होता है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेके चलते हैं। एक पीआरटी लेवल होता है, और एक जो है टीजीटी लेवल होता है, एक जो है पीजीटी लेवल होता है। तो 3 लेवल होते हैं हमारे पास। जो पीआरटी लेवल है उसके अंदर जो क्लासेस होती हैं उस टीचर के पास, वो जो है 1st से लेके और 5th क्लास तक होती है। इसी तरह से टीजीटी की बात करें तो 6 to 8 जो है उसके पास क्लास होती है, और पीजीटी टीचर को जो है 9th to जो है +2 उसको टीच करना होता है। और अगर हम ईयर की बात करें, यानी एक बच्चे की एज की बात करें, तो 3 साल से लेके और 10 साल तक का बच्चा जो है एक पीआरटी टीचर के सामने होता है। अगर हम जो है एज की बात करें, यहाँ पे ये क्लासेस के अकॉर्डिंग मैंने बोला है। इसी तरह से अगर हम इस बच्चे की बात करें तो ये बच्चा आपका जो है 11 से नॉर्मली 14 साल का होता है। और अगर इस पीजीटी टीचर के सामने जो बच्चा होता है वो 15 से 18 साल का होता है। तो अगर जो है एक मेरा एनालिसिस है गाइस, और मुझे बिल्कुल श्योरिटी है कि आपको, अगर आप इस तरीके से इसको तैयार करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम को क्लियर करने में। तो गाइस, अगर हम ये देखें, यानी आपके पास जो है, यानी किसी भी लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो 3 साल से बच्चे का शुरू होता है एक टीचर के सामने जाना, और 18 साल, यानी नॉर्मली जो हम 3 से 18 साल के बच्चे को हैंडल करता है एक टीचर। ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले भी जो है बच्चा जो होता है, लेकिन वो घर के अंडर होता है, यानी पेरेंट्स के अंडर होता है, परिवार में होता है, तो वहां टीचर का कोई रोल नहीं होता। नॉर्मली जो है टीचर के सामने बच्चा जाता है 3 साल की उम्र में। तो हमें जो है ये देखना होगा कि आपकी जो है 18 साल क्या होती है, एक मेच्योरिटी की एज होती है, यानी यहाँ परिपक्वता आ जाती है। और यहाँ से जो है, क्योंकि टीचर के सामने तो बच्चा 3 साल की एज में ही जाता है, तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई 3 साल में जो है, यानी एक टीचर के सामने जब बच्चा पहुंच रहा है, यानी 3 साल का बच्चा पहुंच रहा है, और जब वो जो 18 साल का होता है तो जो है मेच्योरिटी की एज आ चुकी होती है। यानी इसी दौरान, इसी टाइम पीरियड में उसके अंदर क्या क्या चेंज आते हैं, क्या क्या उसकी ग्रोथ होती है, क्या क्या उसकी नीड होती है, तो इस सब का ध्यान रखा जाता है गाइस। तो जो ये एज होती है 3 से 18 साल की, इसके अंदर जो है चेंज बहुत फास्ट आते हैं। यानी चेंजेस जो है, इसका एक ये बहुत बड़ा इशू है। आपने सुना होगा कि 18 साल तक जो विकास होना होता है, जो हाइट या और चीजें जो होनी होती है, वो नॉर्मली 95% तक हो जाती है। उसके बाद जो है वो उसको मान लिया जाता है कि बड़ा हो गया है बच्चा। यानी इस टाइम में जो है, जो एक टीचर के सामने बच्चा रहता है इन सालों में, उसके अंदर चेंज बहुत ज्यादा आते हैं, और चेंज जो है गाइस बहुत फास्ट आते हैं, यानी फास्ट चेंजेस आते हैं इसके अंदर। तो उसकी जो है नीड बड़ी जल्दी जल्दी बदलती रहती है। तो उसके अंदर जो है फिजिकल चेंज आते हैं, फिजिकल चेंज आएंगे, और जो है उसके फिजिकल आएगा तो सीधी सी बात है इमोशनल भी चेंज उसके अंदर बहुत ज्यादा आते रहेंगे। तो एक टीचर को अगर जो है उस बच्चे का उसको समझता नहीं है, अगर बच्चा यानी उसके चेंज को नहीं समझता है, उसकी जो नीड है उसको नहीं समझता, यानी फिजिकल चेंज हुआ, इमोशनल चेंज हुआ, तो उसकी नीड जो है वो हर स्टेज के अंदर डिफरेंट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो है आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं हम, या टॉपिक कौन कौन से आपसे पूछते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं जो बच्चे की फिजिकल नीड को पूरा करवाते हो,
जो आपकी इमोशनल जो है बच्चे की जो नीड होती है उसके बारे में आपको जानकारी देते हो, या फिर जो है अदर तरह के जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, एक टीचर जो है उनको कैसे हैंडल करता हुआ चलता है, कैसे उस बच्चे की हेल्प करता है, तो वो सब चीजों की एक टीचर को जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगर हम ये कहें, जैसे हमारे पास जो है एजिस की बात करें, तो एजिस में जो है हमारे पास 3 एज आती हैं, जिसको हम जो है एक इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी यानी कि इन्फेंसी जिसको हम कहते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था। और जो है फिर जो है हमारा जो होता है चाइल्डहुड होता है, जिसको हम कहते हैं बाल्यावस्था। और जो है फिर हमारा जो है टीनेज होती है, और जिसको हम कहते हैं किशोरावस्था। तो गाइज अगर आपके सामने जो है, ये शायद अभी तक आपने नोट नहीं किया हो, लेकिन आगे से इस चीज को भी माइंड में रखना आप, या इसको खुद देखना आप, कि जो आपका पीजीटी टीचर होता है, यानी जो पीजीटी के लेवल पे जो स्टेट होता है ना, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो किशोरावस्था से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी पूरा सेंटर में जो होता है वो एक टीनेज होता है। पूरी की पूरी जो थ्योरी होती है, पूरे के पूरे जो कंसेप्ट होते हैं, वो इस बच्चे को ध्यान में रख के ही पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके सामने जो है पीजीटी टीचर के सामने वही बच्चा उसी एज ग्रुप का आएगा, उसके सामने जो है इन्फेंसी से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ना के बराबर। और चाइल्डहुड से रिलेटेड भी बहुत ही कम, एक आध कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरा का पूरा फोकस जो है वो जो है इस एज ग्रुप के पास रहेगा, क्योंकि उसको फ्यूचर में ऐसे बच्चे ही टीच करने हैं, इसी एज ग्रुप के बच्चे टीच करने हैं। इसी तरह से अगर आप टीजीटी के हो, तो टीजीटी में जो है ज्यादा जो फोकस रहता है वो चाइल्डहुड पे ज्यादा रहता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कम जो है पूछे जाते हैं। यानी पीआरटी में और जो है आपके टीजीटी में चाइल्डहुड और इन्फेंसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। पीजीटी के अंदर जो है पूरा का पूरा फोकस जो है किशोरावस्था के ऊपर रहता है। तो गाइस ये तरीका ही ये है कि अगर आपके सामने जो है जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो देखो आपको डेफिनेटली जो है थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, सिद्धांत जिसको हम कहते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, फैक्चुअल चीजें तो आपको याद होनी चाहिए, लेकिन उनका इम्प्लीकेशन, उनको आप अप्लाई कैसे करें, ये बहुत कुछ जो है आपकी समझ पे डिपेंड करता है। और ये तभी आप सोल्व कर पाएंगे जब आपके सामने वो आपको ये क्लियर कट पता होगा कि आपके सामने बच्चा कौन सा है, उसकी क्या मेंटेलिटी है, क्या उसकी नीड है, क्या उसको चाहिए, क्या आप उसके लिए बेटर कर सकते हो। तो अगर ये माइंड में सोच के उस बच्चे की तरफ से आप जो है सोच के जवाब दोगे, यानी कि बच्चा क्या चाहता है और टीचर उसकी क्या हेल्प कर सकता है, तभी आपके जो है क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम। अब जैसे हम यहाँ बात करें कि एक जो बच्चे के अंदर, मैंने कहा कि उसके अंदर फास्ट चेंज आते हैं, बहुत ज्यादा चेंज आते हैं, यानी उसकी फिजिकली जो है वो बहुत ग्रोथ कर रहा होता है उस टाइम पे। तो गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हमारे जैसे मैंने कहा कि फिजिकल चेंज आते हैं, तो हमारे यहाँ टॉपिक दिया है वृद्धि विकास का, जिसको हम कहते हैं। तो एक बात बताइए, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक क्यों आया? वो इसीलिए आया क्योंकि आपके पास जो 3 से 18 साल का जो बच्चा है ना, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, यानी किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो, उसमें जो है वृद्धि और विकास का टॉपिक हमेशा रहता है। क्योंकि वृद्धि 3 से 18 साल की उम्र तक जो है, जो फिजिकल ग्रोथ होनी होती है वो हो चुकी होती है। हम कहते हैं ना कि इसकी 18 साल का हो गया, अब तो इसकी जितनी हाइट बढ़नी है बढ़ चुकी है, अब तो बहुत तो मतलब चेंज बहुत धीरे धीरे, जो कोई ऐसी चेंज आएगा जो बिल्कुल नजर भी नहीं आएगा, माइनर चेंज आएगा। तो जो बहुत ज्यादा चेंज आता है वो इसी एज में आता है। तो इसमें वृद्धि क्या होती है? जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है। और विकास क्या होता है? जो आपका ओवरऑल जो है डेवलपमेंट होता है। तो इन्हीं सालों में क्या होता है, पूरी की पूरी ग्रोथ और डेवलपमेंट सब कुछ इसके अंदर हो जाता है। तो किसी भी लेवल पे वृद्धि और विकास का टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, चाहे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल, कोई भी लेवल हो। अब जो है एक टीचर के सामने जो है, यानी आप ये देखते हो इस 3 से 18 साल की उम्र में एक बच्चा जैसा बनेगा ना, वैसा ही वो जो है मतलब वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा, या फिर वो जो है क्या करेगा लाइफ में, उसका जो है क्या निर्माण होगा। तो वो जो है ये 3 से 18 साल जो है उसके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि ये उसकी नींव होती है। तो यहाँ हमारे यहाँ एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का निर्माण, जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी, यानी कि हम कहते हैं व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का जो हमारे टॉपिक क्यों दिया जाता है, यानी टीचर को पता होना चाहिए कि हमें उसकी पर्सनैलिटी बनवानी है, और हमें उसकी पर्सनैलिटी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बनवानी है। तो उसके अंदर जो है, इसलिए जो है ये वृद्धि हो रहा है, ये चेंज आ रहा है, ये विकास हो रहा है, यानी किस तरह के उठापटक उसकी लाइफ में चल रहे हैं। तो वो जो है पर्सनैलिटी कैसे कैसे बनती है, यानी हम फ्यूचर में आगे देखते हैं, हम जो बड़े हो जाते हैं तो पर्सनैलिटी कितने टाइप की है। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ टॉपिक क्या दे दिया कि पर्सनैलिटी का आपके एग्जाम में टॉपिक आएगा। अब जब जो है आप, यानी पर्सनैलिटी अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट पता होगी, तभी तो आप अच्छी पर्सनैलिटी का उसको एक बच्चा बना सकते हो। अदरवाइज जो है नहीं बनाएंगे। तो हमें हर तरह की पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। फिर जो है अगर हम ये कहें, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर जो है चेंज बहुत ज्यादा आते हैं, तो फिजिकल चेंज आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इमोशनल चेंज नहीं आएंगे? तो इमोशनल भी आएंगे। तो स्पेशली अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने किशोरावस्था की बात की थी, जैसे आप अगर यहाँ ले लेते हैं एक बार, जैसे मैंने टीजीटी लेवल पे कहा,
टीजीटी लेवल पे जो है 11 से 14 साल का बच्चा जो होता है, यानी नॉर्मली हम ये कहें कि भाई आपका जो बाल्यावस्था जो का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर क्या चेंज आता है कि भाई वो बच्चा जो है अपने सेम जेंडर में जो है ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, उसको सेम जेंडर चाहिए। लड़के को लड़कों का ही साथ पसंद होता है, लड़कियों को वो अपने ही लड़कियों के ग्रुप में ही रहना पसंद करती है। लेकिन जैसे ही बच्चा जो है मतलब कि टीनेज में आ जाता है, तो उसकी बॉडी जो है वो क्या कर जाती है, वो मतलब कि जैसे ही वो जो है 15 से 18 यानी पीजीटी का जो लेवल आपका बनता है, 15 से 18 की एज में जो बच्चा पहुंचता है, यानी ये बच्चा पीजीटी वाले टीचर के सामने है, तो उसके अंदर जो है वो यहाँ चेंज आ जाता है। चेंज क्या आता है, बाल्यावस्था से यहाँ चेंज आ गया, उसका जो अट्रैक्शन है वो अपोजिट सेक्स की तरफ चला जाता है, वो जो है डिफरेंट जेंडर को जो है पसंद करने लग जाता है। क्योंकि जो लड़कियां होती है, जो गर्ल होती है, वो कहीं ना कहीं जो है फीमेल बनने की तरफ बढ़ जाती हैं, और जो बॉय है वो जो है वो कहीं ना कहीं जो है मेल की तरफ बढ़ जाते हैं। उनकी जो है बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाता है, उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड आ जाता है, या बॉय में जो है बॉयहुड या जो है मेलहुड वाली जो है वो फीचर्स आनी शुरू हो जाती है। एक बात बताइए, जब उनकी बॉडी में चेंज आ रहा है तो उनके जो है इमोशनल जो पॉइंट है क्या वहां चेंज नहीं होगा? तो एक टीचर को जो है उनके पर्सनैलिटी को समझते हो, क्योंकि उसको पर्सनैलिटी का निर्माण करवाना है, तो उसको जो है इमोशनल लेवल पे भी काम करना होगा। उसके अंदर इमोशनल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए जो है इमोशनल एनर्जी ज्यादा होती है, उसके बहुत सारे इश्यू होते हैं। तो एक जो है टीचर को जो है मेंटल हेल्थ, यानी एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी काम करना होगा। इसलिए आपके यहाँ जो है मतलब आपके पेपर के अंदर मेंटल हेल्थ का भी टॉपिक दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो जो एक सही दिशा में लगनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये कहते हैं मानसिक जो स्वास्थ्य है, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो मानसिक स्वास्थ्य का। अभी हमारे जो रिसेंटली जो पेपर हुए थे टीजीटी स्क्रीनिंग वगैरह के, उसके अंदर ये जो है 3 से 4 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए थे। तो एक बात बताइए, ये जो है मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप जो है टीचर एज ए टीचर आप नहीं समझेंगे, पेरेंट्स नहीं समझेगा, तो वो कहाँ देखेगा? सोशल मीडिया पे देखेगा। अब सोशल मीडिया पे क्या क्या कुछ है तो सबको पता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी ज्यादा, बनेगी कम। तो यहाँ पे इसलिए जो हमारे जो टॉपिक डाला गया मानसिक विकास का, अब क्योंकि उसको जो है इमोशनल एनर्जी बहुत है उसके अंदर, तो उस इमोशनल एनर्जी है तो इसलिए उसके अंदर इड, ईगो और जो है सुपर ईगो का जो है कंसेप्ट बन जाता है उसके अंदर। तो हमें जो है इसलिए फ्राइड का जो दिया हुआ टॉपिक कंसेप्ट है इड, ईगो और सुपर ईगो, समझते हुए उसकी जो इमोशनल एनर्जी है उसको जो समझना होगा तभी, क्योंकि वो तो चेंज देगा ही देगा। उसका तो काम है, उसकी बॉडी का काम है हार्मोन्स रिलीज करना। अगर हम उसको जो है कैसे हैंडल करें कैसे नहीं करें, तो एक हमारा फिर जो है को टॉपिक आ जाता है। यानी हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हमसे जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल टेंडेंसी। नेचुरल टेंडेंसी यानी नेचुरल टेंडेंसी को हम हिंदी में कहेंगे मूल प्रवृत्तियां। तो गाइस, अगर हमें जो है एक बच्चे की एज वाइज मूल प्रवृत्तियों का नहीं पता, देखो मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जो जन्म से आती हैं। यानी कि हम एक बच्चा जो है गुस्से वाला हो सकता है, एक शांत हो सकता है, एक जो है स्लो लर्नर हो सकता है, एक फास्ट लर्नर हो सकता है, एक जो है मतलब कि थोड़ा सा रिजर्व नेचर का हो सकता है, एक जो है आउटस्पोकन हो सकता है। तो किसी तरह के यानी डिफरेंट डिफरेंट है जो नेचर है, यानी वो कहाँ से आया, यानी जन्मजात उसकी पर्सनैलिटी भी तो कोई चीज होती है, तो वो नेचुरल टेंडेंसी है उसके अंदर। तो वो नेचुरल टेंडेंसी को आप जो है कैसे हैंडल करेंगे? तो इस नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही उसका जो है इमोशनल एनर्जी बनेगी, कम ज्यादा जो भी होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही उसकी नेचुरल टेंडेंसी को समझते हुए ही हमें जो है उसको हैंडल करना है। तो इसलिए हमारे एग्जाम में क्या टॉपिक दे दिया, नेचुरल टेंडेंसी का। तो गाइस, अगर आप जो है एक बच्चे की नेचुरल टेंडेंसी को समझते हो तभी तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो इसके अंदर जैसे मैंने कहा किसी तरह की भी जो है उसकी मूल प्रवृत्ति, अब ये कहा इमोशनल जो एनर्जी है, अब इमोशनल एनर्जी की वजह से इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट बनता है। तो जो आपका जो है ये 15 से 18 साल का बच्चा होता है, खासतौर पर पीजीटी का जो बच्चा के टीचर के सामने होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे क्रूशियल टाइम तो यही बताया गया है, क्योंकि वो अपने आप को जो है बच्चा नहीं मानता, पेरेंट्स उसको बड़ा नहीं मानते, दोनों का जो है, इसलिए जो है एक ईगो का जो है कंसेप्ट हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हमें ये बताया जाता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो को भी पढ़िए आप, इसको जो है नेचुरल टेंडेंसी को भी पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको हैंडल करेंगे। अब ऐसे कहा जाता है किसी बच्चे के अंदर जो है, अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा एनर्जी है उसके अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी लगाएं कहाँ, इसको सही दिशा में क्या करें। तो उसको जो है मार पीटें, क्या करें, या रिग्रेशन करें, उसका जो है उसका सप्रेशन करें, या उसको सही दिशा में लगाए। तो जैसे कहते नहीं कि एक बच्चा बहुत ज्यादा शरारती हो तो उसको जो है स्पोर्ट्स में लगा दीजिए, तो उसकी एनर्जी वहां रिलीज हो जाएगी, तो वो घर पे आराम से टिक के बैठेगा और उसकी एनर्जी पॉजिटिव तरीके से लग जाएगी।
तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हमें उसकी नेचुरल टेंडेंसी का पता होगा। हम हर किसी को कहते हैं ना कि एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते, आपको जो है हर बच्चे पे डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीका लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें जो है नेचुरल टेंडेंसी का टॉपिक पढ़ाया जाता है। इसलिए हमें जो है ये इड ईगो और सुपर ईगो, अब ये देखो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, यानी उसका इमोशनल लेवल। इस उम्र का बच्चा क्या करता है? आइडियलिज्म को फॉलो करने लग जाता है। आइडियलिज्म को, या जो है जिसको हम हीरोइज्म कहते हैं, हीरोइज्म को जो हम बहुत मानता, उसका एक आइडल बन जाता कोई ना कोई। उसके अंदर जो है क्या होता, मोरालिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब मोरालिटी की तरफ जाए क्या इमोरालिटी की तरफ जाए, तो यानी ये भी कंसेप्ट यहाँ पे बनता है। तो गाइस ये जो है, इसलिए हमारे जो टॉपिक है यानी कि चरित्र निर्माण जिसको हम कहते हैं, चरित्र निर्माण का टॉपिक भी हमसे पूछ लेते हैं। तो चरित्र निर्माण में चाहे वो फिर प्याजे का पूछे, वो कोलबर्ग का पूछे, सब मिला के एक ही बात बोलेंगे कि बच्चे के वेलफेयर में काम करना है। तो गाइस जैसे आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, जो हम पेरेंट्स होते हैं, हमसे भी बड़ी भारी गलती करते हैं हम, और फिर बच्चे को हम दोष देते हैं। हम क्या करते हैं कि उसको बताएंगे कि सच बोलना चाहिए, वो बेचारा जब सच बोलता है तो फिर उसकी पिटाई कर देते हैं हम। तो वो उसको हम खुद ही पाठ पढ़ा रहे हैं, तो वो जो है ना यहाँ पे उसका मोरल कन्फ्लिक्ट बन जाता है कि मुझे सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में कि बच्चे को कहा कि सच बोलो, ये करो, वो पेरेंट्स के सामने सारी बात बताओ, और जैसे ही बताया, खासतौर पर लड़की ने अगर कुछ बता दिया जो इस उम्र के इश्यूज होते हैं, तो उसको कितनी स्ट्रिक्टली हम हैंडल करते हैं। फिर लड़के की तो फिर भी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, लड़की को कोई जो है सुनता नहीं, उसका तो एक सीधा थप्पड़ लगाते हैं हम। तो क्या उसके अंदर वो जो हार्मोन्स चेंज वो नहीं हो रहे, तो हम उसको कहाँ समझ रहे हैं? जब पेरेंट्स ही नहीं समझ रहा तो टीचर कैसे समझेगा? तो जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो चाहते हैं कि आप इसको नेचुरल लो। ये जो है दौर आपने भी जिया, आपके अंदर से भी, आप भी इस दौर के अंदर से होके गुजरे हो, तो आप इन चीजों को समझो, तभी आप एक जो है ऐसा जो है एक सिटीजन दे सकते हो समाज को, जो राष्ट्र निर्माण में कुछ हेल्प करे, जो अपनी लाइफ को भी अच्छी तरीके से जी सके। तो इसलिए जो है, जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, बच्चे को कहा हमने सच बोलो, और थोड़ी देर बाद कोई और आ जाए हमारे घर में, कोई बेल बजाए, तो हम बच्चे को कह देते हैं, वो पापा ही कहता है, कि कहते कि पापा है नहीं और पापा अंदर बैठे हैं। तो गाइस वो बेचारे को क्या, वो क्या समझे, कौन सा पाठ पढ़े कि थ्योरी कुछ और है, प्रैक्टिकल कुछ और है। तो ये जो है ये कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमसे ये बताया जाता है कि जो है आपको चरित्र निर्माण भी आपको बच्चे को सिखाना है। तो इसलिए हमारे यहाँ चरित्र निर्माण का कंसेप्ट आ गया कि आप चरित्र निर्माण से समझो। आइडियलिज्म है, ईगो है, इड ईगो, सुपर ईगो, यानी हमें ये बताना होता, फ्राइड की जो थ्योरी है इड ईगो और सुपर ईगो की, इसके थ्रू हमें ये समझाते हैं हम बच्चे को, यानी पहले तो हमें समझना होगा, बच्चे को तो बाद में समझाएंगे कि भाई वो तो उसका तो आइडियलिज्म का जो है फेस है, ये फेज उसका आइडियलिज्म का, हीरोइज्म का है। आप उसके सामने कैसा जो है हीरो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो जो है उसकी कुछ ऐसी इच्छा है, इड में कौन सी इच्छा आती है, ऐसी इच्छाएं आती है जो सबके सामने नहीं बोल सकता। क्या ये बड़ों में नहीं होती? तो होती है, लेकिन फिर हम जो बच्चा बोल जाए तो उसको थप्पड़ से हैंडल करते हैं, उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करते हैं। तो गाइस इसलिए हमें बताया कि जो सिगमंड फ्राइड का जो रूल है, इड ईगो सुपर ईगो, ये इसलिए हमें पढ़ाया जाता है कि हम अपने बचपन को याद कर लें और उसको देखें कि हम भी इसी दौर से गुजरे हुए थे। अब जब जो है एक बच्चा हमारे सामने है, यानी कि हमने उसका मोरल लेवल भी समझ लिया, उसका जो है उसका क्या करते हैं कि हम उसके सामने पर्सनैलिटी भी उसकी समझ गए काफी हद तक, उसकी मूल प्रवृत्तियां। अब जो है एक ऐसा बच्चा है, उसके सामने आप क्या है, किसी तरीके से उसकी मूल प्रवृत्तियों को समझते हुए उसको मोटिवेशन देते हो, मोटिवेशन दे रहे हो, यानी कि उसको अभिप्रेरणा। तो आपके एग्जाम में क्या है, अभिप्रेरणा का टॉपिक भी आ गया, यानी आपको जो है अभिप्रेरणा भी देनी है, उसकी मूल प्रवृत्तियों को समझते हो, उसका नेचुरल नहीं खत्म करना, उसके नेचुरलनेस को समझते हुए आपको उसको मोटिवेशन देना है। एक बात बताइए, जब आप मोटिवेशन देंगे उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग जैसा वो चाहता है, देखो कॉपी करने से क्या होता है, आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। यानी जब कोई किसी को देख के और वैसा बनना चाहता है, उसकी कॉपी मारता है, उसकी चीटिंग करता है किस्म से, उसकी पर्सनैलिटी की लगा लीजिए, उसकी बातों की लगा लीजिए, किसी भी तरह की जो है कोई चीटिंग कर रहा है, तो वो क्या है, उसका ओरिजिनल जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। तो आप जो है बच्चे का एक टीचर के रूप में हमें उस बच्चे का जो ना उसकी ओरिजिनलिटी को खत्म नहीं करना, तो हमें क्या करना है, उसको मोटिवेशन देते हैं। आप बार बार अगर आप मोटिवेशन दे दे के उससे उसकी मूल प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग काम करवाएंगे, तो आपको जो है उसका जो है उसकी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी। यानी आपसे क्या टॉपिक पूछ लेते हैं कि हैबिट जो है आदत निर्माण, आदत की विशेषताएं, आदत निर्माण, ऐसे कोई टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो इसकी ये कहां से आया कि भाई आप धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी में शामिल कर दो वो चीजें, मोटिवेशन देके या कैसे भी करके, तो उसकी हैबिट का जो है फॉर्मेशन करवा देते हैं। एक बात बताइए, जब बच्चा जो है अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अकॉर्डिंग अपनी हैबिट बनाता है, तो उसको क्रिएटिव होने से कौन रोक सकता है? यानी आपसे जो है क्या टॉपिक पूछते हैं, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी ला दोगे आप, तो सृजनात्मकता जिसको कहते हैं, सृजनात्मकता का टॉपिक आपसे पूछ लेते हैं। गाइस इसी तरह से जो है ये टॉपिक इंटरलिंक्ड है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो जो है क्रिएटिविटी यानी हैबिट निर्माण हो गया, तो उसकी क्रिएटिविटी आ जाएगी। अब एक और जो है टॉपिक है जो आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं, वो है कि भाई आपका जो है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत।
आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ये हायरार्किकल थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास 3 लेवल के बच्चे हैं जो एक पीआरटी पे होते हैं, फिर टीजीटी पे होते हैं और पीजीटी पे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये थ्योरी लगभग हर लेवल पे पूछते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, आप, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपसे, आप खुद सोचना, वैसे तो आप वीडियो देखोगे लेकिन फिर भी जो है इसको पॉज करना है, कुछ भी करना, और आप ये पूछना अपने आप से, मैं क्वेश्चन पूछ रही, सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, यानी इसमें बहुत सारी आवश्यकता बताई है और उनका जो पदानुक्रम बताया, उनकी जो है हायरार्की बताई है कि इस उम्र के बच्चे को ये चाहिए, इस उम्र के बच्चे को ये चाहिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किसी की सम्मान की आवश्यकता है तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ बनेगा? ये टीजीटी लेवल पे बनेगा, पीआरटी पे बनेगा, पीजीटी पे बनेगा? तो गाइज ये खुद जवाब देना पहले और फिर जो है इसको चलाना। तो डेफिनेटली जो है ये जो है सम्मान की किसको जरूरत होती है? तो जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं ना, वो बड़ी जल्दी बात को अपनी ईगो बना लेते हैं। उनको जो है वो चाहते हैं कि मेरी बात को वैल्यू दी जाए, यानी मेरी बात को वैल्यू दी जाए, मेरे पेरेंट्स मेरी बात को सुने और जो है उस मेरा जो है घर परिवार के डिसीजन में भी रोल हो। तो यानी वो अपना जो है रिस्पेक्ट चाहता है। आप उसको कोई बात बता रहा, उसको कहते हैं तू चुप हो जा, वो चिढ़ जाएगा बच्चा, लेकिन वो गलत बोल रहा सही बोल रहा आप उसकी सुनेंगे, तो यानी उसको जो है रिस्पेक्ट चाहिए, अपनी बात में वजन चाहिए कि हाँ मेरी सुन रहा कोई। तो ये क्वेश्चन हमेशा जो है ना इस तरह का सम्मान की आवश्यकता वाला सिद्धांत, ये जो है पीजीटी पे पूछेंगे ना टीजीटी पे पूछेंगे, क्योंकि टीजीटी के पास जो बच्चा है ना वो चाइल्डहुड वाला बच्चा है, तो उसको अभी सम्मान की जरूरत नहीं है। ऐसे पीआरटी वाले के पास तो बिल्कुल ही वो छोटा बच्चा है जिसको अभी रिस्पेक्ट जैसी चीज का कुछ पता नहीं है। तो गाइस ये जो ना ये टॉपिक क्या है, इस एंगल से तैयार करो। देखो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप जो है सिर्फ एक ही लेवल पे पेपर दे रहे हो, मान लीजिए पीजीटी पे दे रहे हो, तो आप जो है जो एजेज है ना आपकी इन्फेंसी और चाइल्डहुड बेशक ना करो, आप जो है किशोर अवस्था को बहुत अच्छे से तैयार करो, उनका थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ो। लेकिन अगर आप जो है सारे ही दे रहे हो पेपर, यानी टीजीटी पीजीटी हर लेवल पे पेपर दे रहे हो, तो फिर तो आपको सारी चीजें बड़े अच्छे से पढ़नी चाहिए और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हुए चलना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक पॉइंट उठा रखा है कि भाई हाँ मुझे एक पर्टिकुलर पेपर ही देना, तो उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या है, इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं गाइस, कि आप सारा ना पढ़ के अपने अपने लेवल का पढ़ो, तो उससे जो है आपका जो है एक स्मार्ट स्टडी से आप जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हो थोड़े टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करके। अब जैसे मैंने कहा ये सिद्धांत हो गया, अब यहाँ मैंने क्रिएटिविटी का बताया। अब जब बच्चा जो है गाइस सीख रहा है, यानी उसके अंदर क्रिएटिविटी आ गई है, उसकी जो नीड है आप उस नीड को भी पूरा कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट चाहिए वो रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, तो सारी चीजें जो है आप उसको दे रहे हो। अब जो है वो बच्चा डेफिनेटली गलतियां तो करेगा, तो कुछ गलतियां करेगा तो क्या आप उसको पुनर्बलन नहीं देंगे? पुनर्बलन की उसको जरूरत नहीं है। पुनर्बलन क्या होता है? रेनफोर्समेंट बोलते हैं इसको, रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट क्या होती है? पुनर्बलन, यानी उसने गलतियां की और आप उसको जो है सपोर्ट करते जा रहे हो। पुनर्बलन का जो टॉपिक है ये क्यों दिया गया? पुनर्बलन का इसलिए दिया गया कि आप जो है उसको उस लेवल का बनाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी को निखारेंगे, यानी क्रिएटिविटी है उसको पॉलिश करने का काम आपका है। वो गलतियां तो करेगा लेकिन आप पुनर्बलन देते चलेंगे, वो जो है अपनी गलतियों को सुधारता चलेगा। इसी तरह से हमारे पास जो है पुनर्बलन दे का टॉपिक आ जाता है। फिर हमारा एक और टॉपिक आता है, यानी जब बच्चा पुनर्बलन कर रहा है, मिल रहा है उसको अपना जो क्रिएटिविटी कर रहा है, यानी सृजनात्मकता भी उसके अंदर आ गई है, तो एक बात बताइए, क्या वो जिंदगी में जो है एडजस्ट करना नहीं सीखेगा? तो हमारे एग्जाम में क्या टॉपिक है हमारे पास? एडजस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं समायोजन। समायोजन का टॉपिक या जो है आप एडजस्टमेंट का जो है जिसको कहते हैं, तो ये जो है हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट या समायोजन। तो गाइस इस तरह से हमारे जो है अगर आप देखेंगे तो वैसे तो आपको पता भी चल गया होगा कि ये टॉपिक जो ना कितने इंटरलिंक्ड है, यानी एक है तो दूसरी चीज है, दूसरी है तो तीसरी है। अब जो है जैसे बुद्धि का भी टॉपिक आता है, बुद्धि का टॉपिक जो है वो हमेशा फैक्चुअल बेस्ड आता है कि ये बुद्धि का जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंसी। भाई कुछ बच्चे जो है ये बुद्धि का टॉपिक क्यों देते हैं? ये बुद्धि का टॉपिक इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये समझें कि सारे बच्चे गॉड गिफ्टेड नहीं होते, सारे बच्चे एवरेज नहीं होते, सारे बच्चे जो है बिलो एवरेज भी नहीं होते हैं। तो सबका जो है एक लेवल होता है, उसी का लेवल, उसी की लिमिट होती है हर किसी की, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग जो है हमें बच्चे को तैयार करना होता है और सेम क्लास में बिठा के तैयार करना होता है। तो इसलिए हमारे पास जो है बुद्धि का जो है टॉपिक आ जाता है। गाइस लगभग सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए। अब आपके सामने ये है, मतलब ये टॉपिक इस तरह से घुमा फिरा के, यानी सेंटर में अगर आप बच्चे को रखेंगे ना, और खासतौर पर उस बच्चे को रखिए जिस लेवल पे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छा कंसेप्ट से क्लियर करेंगे आप पेपर को अपने अच्छे मार्क्स से। तो गाइस अब बात करते हैं कि ये सब तामझाम हमसे गवर्नमेंट चाहती क्यों है, या साइकोलॉजिस्ट हमसे चाहते क्यों है कि हम भी साइकोलॉजिस्ट बन जाएं? तो वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें जो है उनको क्या करवाना होता है, बच्चे को अधिगम करवाना होता है, यानी हमें हम जो टीचिंग कर रहे हैं उनको लर्निंग करवानी होती है। तो वो लर्निंग करेंगे, वो हमारे हाथ में आ गए हैं बच्चे, तो लर्निंग इसलिए हमारे सामने जो है लर्निंग के सिद्धांत, यानी आपसे कहा जाता है कि भाई आप जो है
लर्निंग के सिद्धांत को समझिए। आपने बच्चे को समझ लिया, आप ये देखो कि आप चीज को इजी तरीके से कैसे प्रोवाइड कर सकते हो। तो हमारे सामने क्या आ जाता है, यानी मेन खेल तो इसी के ऊपर चलता है, क्योंकि हमें बच्चे को सिखाना होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम के सिद्धांत, यानी कि टीचिंग लर्निंग, इसी को बोला जाता है। तो हमें लर्निंग के जो है सिद्धांत, प्रिंसिपल, ये भी पता होने चाहिए। अब जैसे जो है गाइस, जैसे मैं खासतौर पर उसके बारे में जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारा 15 से 18 साल का जो बच्चा है, इसके इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो है आप सोचते होंगे कि क्योंकि मैं लिटरेचर की भी टीचर हूँ, और लिटरेचर में हम जो है ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो नॉर्मली हमें, जैसे सेक्सुअलिटी के ऊपर, होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, और मैं पीजीटी में जो लिटरेचर करवाती हूँ, या स्क्रीनिंग के, या टीजीटी पीजीटी में जो भी है, यानी जो लिटरेचर है उसके अंदर जो है ऐसे टैबू जो टॉपिक होते हैं, टैबू क्या होता है जिसपे नॉर्मली हम लोग बात नहीं करते हैं, तो वो टॉपिक भी हम पढ़ते हैं। तो आपने सोचा होगा कि भाई इनकी जरूरत क्या है, ये क्यों दिए जाते हैं, और ये हम बच्चों के सामने पढ़ाएं। यानी जैसे मुझे भी लिटरेचर आप लोगों को पढ़ाना होता, तो डेफिनेटली आप बच्चे नहीं है इतने कि जो इन चीजों को ना समझ पाए, लेकिन अगर हमें कुछ चीजें ऐसे छोटे बच्चों के सामने लानी पड़ जाए, या इस टीनेजर में लानी पड़ जाए, तो फिर हम उनको चीजों को कैसे हैंडल करें, या फिर ये चीजें हमसे क्यों पढ़ाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन दिमाग में जरूर उठते होंगे कि इनकी जरूरत क्या है। ये चीजें हैं कि ये तो टैबू टॉपिक है ना, टैबू टॉपिक यानी कि डिस्कस ही नहीं करना इनके ऊपर। तो गाइज, अगर हम जो है इस बात को समझे, खासतौर से जो सिगमंड फ्राइड के रूल है, जिसमें वो जो है इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करता है, तो गाइज हमें ये देखना सुपर ईगो क्या होती है। वो जो है एक जो प्रेजेंट के टेम्परेरी जो प्लीजर के जो एक्ट होते हैं, उसमें हम ईड को ले आते हैं। यानी किसी चीज में हमें समाज तो पता नहीं क्या चाहता है, लेकिन हमें इस चीज में मजा आ रहा है तो हमें ये करें, लेकिन फिर हम डर जाते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये क्या वो सोचेंगे। एक बात बताइए, क्या हमें नहीं है? तो अगर हम जो है सिगमंड फ्राइड के इस रूल को देखें, तो उन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन ये जो आइसबर्ग की तरह है। ह्यूमन ब्रेन जो है आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग क्या होता है, यानी जिसको कहते हैं बर्फ की चट्टान, एक बर्फ की चट्टान की तरह है ये। और बर्फ की चट्टान क्या होती है, ऊपर से इतनी दिखाई देती है, लेकिन अंदर जो है बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जो ऊपर दिखाई देता है ना, वो 10% भी नहीं होता है, जो अंदर इसके पानी के नीचे जितना होता है। यानी ये जो है आइसबर्ग, यानी पानी के नीचे है ये। इसी तरह हमारा जो है ये ह्यूमन माइंड है, यानी इसी तरह से जो है हमारा ह्यूमन माइंड भी इसी तरह का आइसबर्ग की तरह है। तो ये जो है, जो आपको दिखाई देता है, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड कहते हैं, कॉन्शियस माइंड जिसको कहा जाता है, और जिसको हम जो है चेतन मन कह लीजिए, सचेत कह लीजिए, चेतन कह लीजिए उसको। और ये जो है सब कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड जो होता है यहाँ पे। तो यहाँ जो है इसको कहते हैं अर्ध चेतन मन कह लीजिए, अर्ध चेतन मन। यानी हम जो हमारी एक्चुअल जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। यानी ये जो आपको ह्यूमन माइंड बाहर दिखाई देता ना, किसी का, चाहे मेरा या आपका या किसी का भी, जो दुनिया में आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो, वो सिर्फ 10% होता है। यानी कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन सिर्फ जो है 10% होता है, और जो बाकी जो है ना सबकॉन्शियस माइंड होता है, यानी आइसबर्ग की तरह होता है। आपको जो चट्टान ऊपर से जितनी सी दिखाई देती है ना, उसका 10 गुना नीचे है। तो ये सबके साथ है। यानी हमारे माइंड का जो है ना एक डार्क पहलू, डार्क जो है एस्पेक्ट भी होता है। आप हमेशा ये ना सोचो कि अच्छा ही है जो हम दिखाते हैं ना, इतना अच्छा, इतने अच्छे हैं नहीं होते हम, उसका 10 गुना अंदर भी होता है जो एक्चुअल हमारी डिजायर होती है। तो ये जो डार्क पहलू ना सबकी लाइफ में होता, सबके अंदर होता है। जो कोई ये कहे ना कि भाई मैं जब टीनेज में था तो मैं किसी जो है लड़के की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ, या लड़की कहे कि मैं किसी लड़के की तरफ नहीं हुई, या जो है लड़का बोले कि मैं मुझे कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, तो वो इसका मतलब सरासर झूठ बोल रहा है। इसका मतलब या वो लड़का नहीं या वो लड़की नहीं, क्योंकि अगर उसकी बॉडी ने हार्मोन्स रिलीज नहीं किए होंगे, डेफिनेटली किए होंगे। जब उसकी बॉडी ने हार्मोन्स रिलीज किए होंगे तो उसके माइंड पे जो है इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, तो डेफिनेटली पड़ा होगा। तो ये एक डार्क पहलू। लेकिन हमें क्या है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसे की गई है। अगर हमारी अपब्रिंगिंग जो है इस चीज को समझते हुए की गई है, तो ये कंसेप्ट इसीलिए डाले जाते हैं लिटरेचर के अंदर भी, और जो है ये साइकोलॉजी के अंदर भी, यानी एजुकेशन के अंदर ये साइकोलॉजिकल पॉइंट इसलिए डाले जाते हैं कि बच्चे को मशीन मत समझिए, वो जो है उसका माइंड है, और जैसे आपका माइंड है ना, वैसे ही उसका भी माइंड है। तो आपको इसको, उसकी जो डार्क साइड है ना, उसको किसी तरीके से, उसको कॉन्शियस को, यानी कि ये वाली जो कॉन्शियस साइड है उसकी, इसको कहीं ना कहीं, वैसे तो 100% नहीं हो सकती, लेकिन एक हद तक जो है उसको एक जैसा करना होगा। यानी जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है वही उसका कॉन्शियस माइंड सोचता है, तो इस लेवल पे उसको लाना होगा। अगर इनमें बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा ना, यानी वो बाहर दिखा रहा है ईगो या सुपर ईगो की स्टेज पे चल रहा है, और जो अंदर है वो इड में जी रहा है, तो वो जो है बच्चा अपने लिए भी खतरनाक हो जाएगा, और समाज के लिए भी खतरनाक हो जाएगा, और परिवार के लिए तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। तो गाइस, ये जो है डार्क जो साइड है, इसको जो है हमें ब्राइट साइड में चेंज करना होता है, यानी दोनों की एक ही साइड बनानी होती है। तो इसीलिए जो है इस तरह के जो टैबू टॉपिक होते हैं ना, वो जो है एजुकेशन में डाले जाते हैं, क्योंकि
ये 3 से 18 साल का जो टाइम पीरियड है, ये बच्चे के निर्माण का जो है टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे वो जो बनेगा उसकी नींव तैयार हो जाएगी और फिर आगे चल के वो ऐसी ही पर्सनैलिटी का बन जाएगा। आगे चल के वही आप ये देखो कि कुछ लोग जो है क्रिमिनल बन जाते हैं, कुछ जो है साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ बुरे बनते हैं। तो इस किस वजह से होता है? तो आपने देखा होगा कुछ लोग जो है बहुत आपने किसी की स्टोरी सुनी होगी, वो पहले बहुत गलत रास्ते पे चले, फिर जो है वो सही रास्ते पे आए। तो ये जो है सही और गलत क्या है? ये सही गलत कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है उस डार्क साइड को जो समझ जाता है, तो हमें बच्चा तो उस टाइम पे समझेगा नहीं, क्योंकि प्लेजर जो है हमेशा हमें अट्रैक्ट करते हैं। हमें जो है ऐसी चीजें जिनसे हमें सेंसुअल प्लेजर मिलता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे बच्चा हो, हमेशा वो चीजें अट्रैक्ट करती है। तो इसीलिए जो है इन चीजों को लगाना होता है। तो मेन फिर मुद्दे पे आ जाती हूँ मैं, स्टार्टिंग में जहां से चली थी। गाइज ये टॉपिक इसलिए पढ़ाए जाते हैं हमें, ताकि हम उस बच्चे का जो है माइंड को समझ सके जो आपके सामने है। तो आप इन टॉपिक को अगर इस एंगल से उस कोई भी जवाब दे रहे हो और जो है आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आप जो है उस बच्चे को ध्यान में रखेंगे ना कि मेरे सामने इस उम्र का बच्चा है, ये क्या सोचता है, और जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे ना, साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, आप उसको सब्जेक्ट मान के मत पढ़ो। आप ऐसे मत पढ़िए कि आपको एस्टेट क्लियर करना है, ऐसे मत पढ़िए उसको। आप ऐसे पढ़िए कि आप एक जो है केस स्टडी कर रहे हो। मैं आपको मतलब कि इससे ज्यादा क्या कहूँ, आपको इतना मजा आएगा जब आप उस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि आप जो है ना ये मान के चलो कि आपके सामने ये बच्चा है और ये बच्चा जो है क्या सोचता है, तो आप उन चीजों को समझेंगे ना कि एक उम्र के इस बच्चे के अंदर जो है ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं, ऐसे ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसके कन्फ्लिक्ट है, तो उनको रटने की जरूरत नहीं होती। वो नेचुरल तरीके से आपको समझ में आएंगे, याद हो जाएंगे, और आप जब उस डेप्थ तक समझ जाएंगे अपना कॉन्सेप्ट, तो कौन है एग्जाम में जो आपको रोक सकता है? तो 30 में से चाहे जो है 30 ले लो, नहीं तो 27 28 इजीली मिल जाते हैं। और फिर इसके साथ एक आजकल हमारा जो टॉपिक चला हुआ है, यानी जो गवर्नमेंट ने नया जोड़ा है, वो एनईपी। एनईपी को हम किसी भी एंगल में नहीं भूल सकते। एनईपी जो 2020 आई है, इसमें जो है जो हमारी जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारा चेंज किया है इन्होंने, तो वो चेंज भी हमें पता होना चाहिए, और चेंज भी इसी तरीके से हुए हैं कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किए हैं। तो गाइज ये एनईपी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको बड़ी डेप्थ में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और जो जो फैक्चुअल चीजें हैं वो तो आपको पढ़नी होंगी। आई थिंक गाइज आपको जो है हेल्प मिली होगी इस साइकोलॉजी को, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने में। आगे से पढ़ेंगे अपनी साइकोलॉजी को तो बड़े अच्छे से तैयार करके पढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ जो है मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।